Hello students, welcome back to my channel. So this is Billy's Knowledge Nook. So today what we are going to learn is the accountancy chapter जहाँ पर मैंने principles, concepts and the conventions पढ़ाए हैं. तो पहला lecture मैं डाल चुकी हूँ. So before that I want all of you to subscribe and hit the icon button so that whenever I upload my videos you will get all of the notification. This playlist is all for the students of class 11th, MBA, BBA, BCom, कॉमर्स अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम्स. आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है बिकॉज दीज आर वेरी प्रिसाइज नोट्स. What you can do is you can pause the video lecture and then took the screenshot. It will help you later. So चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं. So today what we are going to learn और the accounting convention, इसमें हम आपके assumption पढ़ा चुकी हूँ. अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी जाइए और देखिए. These are very important for your examinations. आपकी क्लास 11th में सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. डिफाइन बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, कोई भी assumption हो आपकी. सो कम टू आज हमें पढ़ना क्या है. दैट इज बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट, अकाउंटिंग पीरियड, फुल डिस्क्लोजर, कॉस्ट मैचिंग, डिवल रेवेन्यू एंड वेरीफाइबल ऑब्जेक्ट कंसेप्ट. चलिए शुरू करते हैं. So coming to the first term, that is business entity principle. ये क्या है तो चलिए जानते हैं. Business is considered to be the separate and distinct from its owners. इसमें हम क्या करते हैं, ओनर और बिजनेस को सेपरेट माना गया है. So what does that mean? विच मीन्स जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होगी वो ओनर की अलग होगी, बिजनेस की अलग होगी. हम जानते हैं ओनर ही अपने बिजनेस में पैसा कंट्रीब्यूट करता है. आपको ये याद रखना है. बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल में दोनों चीजें अलग है. ओनर अलग है, बिजनेस अलग है. जितनी भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हम करते हैं वो एज पर हम बिजनेस करते हैं, ये भी आपको याद रखना है. नाउ कमिंग टू द ओनर इज कंसिडर्ड एज द क्रेडिटर एंड जो ये फंड कंट्रीब्यूट करता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं. सो व्हाट इज क्रेडिटर? ये ओनर है, इसको हम कंसिडर करते हैं क्रेडिटर. So the fund it contributes to the organization business, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल. आपको ये भी याद रखना है, ये मैं आपको पढ़ा भी चुकी हूँ. कैपिटल becomes the liability of the business. क्यों? ये आपने अभी जाना. Because both are different. So it gives money to the distinct identity. Business अलग है, owner अलग है. ये पैसा दे रहा है एक distinct identity. No matter क्या organization इसी को belong करती है या नहीं. So now coming to the other term, that is drawing. Drawing क्या है? For example, Mr. X or someone who extracted some money from a private limited company, जो इसकी अपनी कंपनी है, इसने कुछ पैसा अपनी पर्सनल यूज के लिए एक्सट्रैक्ट किया फ्रॉम द बिजनेस. तो इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज ड्राइंग. ट्रस्ट मी, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है. These notes are very precise. What you can do is took the screenshot, pause the video, took the screenshot. It will help you later. That is it. और these videos are all for class 11th, MBA, BBA, BCom. ये अकाउंटेंसी की बेसिक्स है. इसमें आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं. एंड अगर आपको मेरी चैनल अच्छी लगी, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द आइकन बटन. ऑल्सो शेयर माई वीडियोस. Coming to the next term. To the second term, that is money measurement principle. ये क्या है? ट्रांजेक्शन इवेंट्स. हम उन ट्रांजेक्शन और इवेंट को रिकॉर्ड करते हैं इन द बुक ऑफ अकाउंट्स जिनको हम सिर्फ मेजर कर सकते हैं इन द मनी टर्म्स. सो उन ट्रांजेक्शन और इवेंट को हम रिकॉर्ड करेंगे इन द बुक ऑफ अकाउंट्स जिनको हम मेजर कर सकते हैं पैसे के टर्म में. मनी क्या है? ये कॉमन डिनोमिनेशन है. कॉमन डिनोमिनेशन किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए आपके पास कॉमन डिनोमिनेशन होना जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल इंडिया की करेंसी, यूएस का डॉलर, एक्स्ट्रा. तो चलिए जानते हैं एग्जाम्पल के साथ. फॉर एग्जाम्पल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास 10,000 कैश है, 12 टन्स ऑफ रॉ मटेरियल है, 8 ट्रक्स है, 20,000 स्क्वायर यार्ड लैंड है. तो आप मुझे बताइए पॉज करके, क्या हम चारों चीजों को लिस्ट कर सकते हैं इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑर्गेनाइजेशन के पास इतनी एसेट है? नहीं. फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट दिस 12 टन्स ऑफ रॉ मटेरियल. इसकी वैल्यू क्या है इन द मनी टर्म्स? 8 ट्रक्स की वैल्यू क्या है इन द मनी टर्म्स? 20,000 स्क्वायर यार्ड लैंड की वैल्यू क्या है? देन वी एड देम. अगर ये कन्वर्ट हो सकते हैं देन वी एड देम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अगर नहीं इन द देन वी कैन नॉट एड देम इनटू द एसेट status. तो चलिए जानते हैं दूसरे एग्जांपल. वी नो ह्यूमन रिसोर्सेज आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. हम जानते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब आपके पास कोई क्वालिफाइड, आपके पास स्टाफ है हु इज क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस, जिसका स्कोर ज्यादा है. तो क्या हम ऐड कर सकते हैं उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या शो कर सकते हैं? नहीं. क्यों? बिकॉज वी कैन नॉट कन्वर्ट देम इनटू द मनी
टर्म्स। सो दैट्स वाई ये चीजें रिफ्लेक्ट नहीं होती फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उन्हीं अकाउंट्स और इवेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है जिनको मनी टर्म्स, पैसे के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। दैट इज इट। मैंने आपको पीछे भी बताया, रट्टा मारने की कोई जरूरत है नहीं। दे आर वेरी बेसिक एंड वेरी सिंपल। आपको टर्मिनोलॉजी से ही समझ आ जाएगा व्हाट इज इट। व्हाट यू कैन डू इज आप रिविजन कीजिए 1 2 3, दैट इज इनफ। चलिए जानते हैं थर्ड प्रिंसिपल, दैट इज अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। ये क्या कहता है? लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड्स सो दैट एट एवरी रेगुलर इंटरवल इसकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाए। ये प्रिंसिपल कहता है जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ है उसको हम स्मॉल इंटरवल में ब्रेक करेंगे सो दैट इसकी परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। क्यों? नाउ कमिंग टू द रीजन। हम जब हमने पढ़ा था गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, उस पे हमने पढ़ा था बिजनेस हैज टू रन फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम, और एट द एंड ऑफ दैट पीरियड हम प्रिपेयर करते हैं स्टेटमेंट को। सो व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द नीड ऑफ दिस? हम क्यों ऑर्गेनाइजेशन को ब्रेक करेंगे स्मॉल इंटरवल में? रीजन ये है क्योंकि नंबर ऑफ यूजर्स वेट करते हैं फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जैसे आपका मैनेजमेंट हुआ, आपके बैंकर हुए, उन्होंने लोन दिया है ऑर्गेनाइजेशन को, उनको देखना है whether the organization is solvent or not insolvent, ये उस पोजीशन पर है so that it can repay the loan. And to assess the performance, fund requirement, to assess the tax dues, perform organization पर जितनी भी tax due है, performance कैसी है, इसमें fund requirement है या नहीं है, ये सब इन चीजों को assess करने के लिए हमें इंटर अकाउंटिंग पीरियड या बिजनेस को इनटू सम पर्टिकुलर पीरियड में ब्रेक करने की जरूरत है। इसी से कंसेप्ट आया था अकाउंटिंग पीरियड। ये क्या है? हर इंटरवल एट इज द इंटरवल ऑफ टाइम एट द एंड ऑफ विच हम क्या प्रिपेयर करते हैं? पीएल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। ये वो अकाउंटिंग पीरियड है, यूजुअली 1 साल का रहता है। आफ्टर 1 ईयर वी हैव टू प्रिपेयर पीएल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। सेम मैंडेटरी है टू एवरी ऑर्गेनाइजेशन। वैसे तो क्वार्टरली बेसिस पर भी बनता है, 3 मंथ के बेसिस पर भी, बट इट इज मैंडेटरी। 1 साल के बाद होना ही होना है। यू कांट वेट फॉर 2 years. So that is all about the accounting principle. तो चलिए जानते हैं व्हाट इज फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। डिस्क्लोज मतलब शो करना। तो उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपार्ट फ्रॉम दैट हिट द आइकन बटन सो दैट व्हेनेवर आई अपलोड माय वीडियोस आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करिए। तो चलिए जानते हैं व्हाट इज इट। अपार्ट फ्रॉम द लीगल रिक्वायरमेंट्स, ये कहता है चलो कानूनी तरीके से तो ये आपको शो करना ही है जितनी भी अच्छी प्रैक्टिस है। गुड अकाउंटिंग प्रैक्टिस वो है जिसमें जितनी भी मटेरियल इंफॉर्मेशन है, सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है, उसको डिस्क्लोज करना। तो व्हाट फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या कहता है? देखिए मैंने आपको पीछे भी बताया है, आपको रटने की जरूरत नहीं है। जितनी भी टर्मिनोलॉजीज है आपको उससे समझ आ जाएगा अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो इट इज वेरी इजी। फुल डिस्क्लोजर मतलब डिस्क्लोज मतलब शो करना। तो अब आपके दिमाग में आना चाहिए इसमें क्या था? वो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस जिसमें जितने भी इंफॉर्मेशन मटेरियल है, सिग्निफिकेंट है, उसको शो करना। Whether the information should be disclosed or not, it depends upon the materiality of the information. ये क्या कहता है? इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना या नहीं करना ये उस इंफॉर्मेशन पर डिपेंड है जिसके लिए क्या ये उस इंसान की मतलब की है या नहीं, जिसको आपने इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है, ये उस चीज पर डिपेंड करता है। इसका बेनिफिट क्या रहता है? रिजल्ट इन द बेटर अंडरस्टैंडिंग। इससे एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनती है। दैट इज इट। चलिए जानते हैं अगली टर्म, दैट इज मटेरियलिटी प्रिंसिपल। सो व्हाट इज इट? मटेरियल जो मैंने आपको बोला, कोई भी सिग्निफिकेंट और द रेलेवेंट जो हो टू द ऑर्गेनाइजेशन और द यूजर्स। तो ये क्या कहता है ओनली दोज आइटम्स शुड बी डिस्क्लोज्ड दैट हैव द सिग्निफिकेंट इवेंट और द रेलेवेंट टू द यूजर। उन आइटम और उस इंफॉर्मेशन को शो करना विच बिकम्स द सिग्निफिकेंट और द रेलेवेंट टू द यूजर। वेदर एन आइटम इज मटेरियल और नॉट, ये किस चीज पर डिपेंड करता है कि मटेरियल इंफॉर्मेशन, मटेरियल सिग्निफिकेंट है, रेलेवेंट है, ये उसकी नेचर पर डिपेंड करता है एंड द अमाउंट। वी नो द जितनी भी स्मॉल अमाउंट्स होते हैं उनको हम बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। सो इट डिपेंड्स अपॉन नेचर। उसका नेचर क्या है, अमाउंट क्या है। वी नो दैट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट टाइप की होती है, कई बार छोटी होती है, कई बड़ी होती है। सो ये क्या कहता है? मटेरियल फॉर वन ऑर्गेनाइजेशन, कोई चीज मटेरियल सिग्निफिकेंट रेलेवेंट हो सकती है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एंड द सेकंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो चीज मटेरियल नहीं हो सकती। तो ये क्या कहना चाहता है? तो लेट्स लर्न। फॉर एग्जांपल, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसने 50,000 का रिपेयर मेंटेनेंस में खर्चा किया, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर है 2.5 लाख रुपए। सो कमिंग टू द नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसने भी 50,000 का रिपेयर और एक्सपेंस में खर्चा किया, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर है 15 करोड़। इट इज 15 करोड़। तो अब आप मुझे बताइए, ये खर्चा 50,000 का खर्चा मटेरियल क्या ये शो करेगा बैलेंस शीट में? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन शो करेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये वाला एक्सपेंस और कौन नहीं करेगी? सो इट इज ए
which means इसका turnover बहुत छोटा है, so it becomes the material significant relevant to the nature to the organization. Second is 50,000 15 करोड़ का खर्चा है, अगर 15 करोड़ का जिसका टर्नओवर है, अगर 50,000 रेपियर और एक्सेंट में चला भी गया तो ये बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होता, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये दिखाया नहीं जाएगा. सो दिस वाज ऑल अबाउट द मटेरियलिटी प्रिंसिपल. तो कम टू द नेक्स्ट टर्म दैट इज कंजर्वेटिज्म, मतलब कंजर्व करना. प्रूडेंस प्रिंसिपल, प्रूडेंस का मतलब होता है समझदारी या बुद्धिमानी. तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है, अकाउंटिंग में समझदारी के साथ चलिए. आपको हर एक बुक में एक फ्रेज मिलेगा, दैट इज डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस. ये प्रिंसिपल क्या कहता है, आपको ये सोचना ही नहीं है दैट फ्यूचर में हमें प्रॉफिट होने वाला है, लेकिन आपको ये कंसिडर करके चलना है दैट प्रॉफिट फ्यूचर में लॉस होने वाला है या होगा. सो इट टेक्स द कंसिडरेशन ऑफ ऑल प्रोस्पेक्टिव लॉसेस जो होने वाले हैं, लेकिन प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट्स को कंसिडर नहीं किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल वो हम प्रोविजन बनाते हैं डाउटफुल डेट के लिए या डेप्रिसिएशन के लिए, हमें पता होता है दैट दीज ये होने वाले हैं, तो इसके लिए हम प्रोविजन बनाते हैं. एंड वी नो क्लोजिंग स्टॉक को हम किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं, एट द कम से कम जो वैल्यू रहता है हम उस पर इसको रिकॉर्ड करते हैं. तो इसकी ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक हम कई बार समटाइम्स व्हेन वी नो द फ्यूचर में लॉस होने वाला है, वी डू व्हाट वी क्रिएट इज द सीक्रेट रिजर्व फंड, रिक्वायर फंड रखते हैं उसमें. तो इस चीज से इस चीज से इम्पैक्ट क्या पड़ता है, जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो ट्रू पोजीशन नहीं होल्ड करती, इसमें पार्शियलिटी है. सो दैट इज ऑल अबाउट द कंजर्वेटिव प्रिंसिपल. तो चलिए जानते हैं अगला प्रिंसिपल दैट इज कॉस्ट प्रिंसिपल. ये क्या कहता है, ये उस बात का जवाब है कि हम एसेट को किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे इन द बुक ऑफ रिकॉर्ड्स. एंड एसेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स एट द प्राइस पेड टू एक्वायर इट एंड द कॉस्ट इज द बेसिस फॉर ऑल द सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ऑफ द एसेट. ये प्रिंसिपल कहता है हम एसेट को उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन ने पे की है टू एक्वायर इट, और जो अकाउंटिंग होती है फॉर द एसेट वो इसी वैल्यू पर होती है. फॉर एग्जाम्पल हमने मशीन खरीदी 4 लाख की, उसका ट्रांसपोर्ट हुआ 50 की, उसकी इंश्योरेंस हुई 20 की, उसकी इंस्टॉलेशन में 30 के लगा. तो हम किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे, क्या ये 4 लाख होगा, नहीं, वही दैट इज 5 लाख टोटल. तो हम 5 लाख पर इस वैल्यू पर ऑर्गेनाइजेशन ने इस एसेट को एक्वायर किया है, तो हम 5 लाख पर रिकॉर्ड करेंगे इन द बुक ऑफ अकाउंट्स. एंड वी नो दैट जब एसेट को रिकॉर्ड किया जाता है उस वैल्यू पर, फिर सिस्टमैटिक में मैनर में इस पर डेप्रिसिएशन लगता है, इसी को हम बुक वैल्यू भी बोलते हैं. तो चलिए समझते हैं एग्जाम्पल के साथ. वी नो एसेट की परचेज में हमें कितना लगा, दैट्स 5 लाख. वी नो विद टाइम जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, सपोज मार्केट प्राइस में इसकी वैल्यू कम हो चुकी है या बढ़ गई है 7 लाख, लेकिन क्या हम इस वैल्यू पर इसको रिकॉर्ड करेंगे, नहीं, वी रिकॉर्ड इट ऑन 5 लाख. जो वैल्यू जितना भी खर्चा हुआ है इस एसेट को एक्वायर करने में एट द टाइम ऑफ द परचेज, हम सिर्फ उसी वैल्यू पर इसको रिकॉर्ड करेंगे. नाउ कमिंग टू द टर्म बुक वैल्यू. बुक वैल्यू क्या है, कॉस्ट में माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, वो हमें बुक वैल्यू देता है. इसकी बेनिफिट क्या है कॉस्ट प्रिंसिपल की, एलिमिनेट करता है पर्सनल बायसनेस को, इसमें बायसनेस नहीं रहती, मतलब एक तरीके का झुकाव नहीं रहता. सो दैट वाज ऑल अबाउट द कॉस्ट प्रिंसिपल. जानते हैं अगली टर्म दैट इज मैचिंग प्रिंसिपल. मैच मतलब किसी चीज को मैच कराया जाता है यहाँ पर. तो बिफोर दैट अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, हिट द आइकन बटन, सो व्हेनेवर आई अपलोड माय वीडियोस यू विल गेट एवरी नोटिफिकेशन. और ट्रस्ट मी यहाँ पर आप नोट्स में ही स्लाइड्स में ही नोट्स ऐड है. व्हाट यू कैन डू इज पॉज द वीडियो एंड टुक द स्क्रीनशॉट, दैट इज ऑल इट. आपकी एनसीईआरटीज भी कवर है, आपकी बुक भी कवर है, दैट्स इट, की बहुत ही प्रिसाइज है. तो चलिए जानते हैं व्हाट इज मैचिंग प्रिंसिपल. हमें पता है बिजनेस का अल्टीमेट क्या एम क्या रहता है, एट द एंड ऑफ द इंटरवल वो यही देखता है प्रॉफिट हुआ है या कितना प्रॉफिट हुआ है, दैट इज द एम, अल्टीमेट एम ऑफ एवरी बिजनेस. चलिए जानते हैं इस प्रिंसिपल में क्या कहता है. इट इज नेसेसरी टू मैच द रेवेन्यू अर्नड विद ड्यूरिंग द पीरियड विद द एक्सपेंसेस. इसमें मैजिक प्रिंसिपल में है जितनी भी रेवेन्यू अर्न हुई है इसको मैच किया जाता है टू द एक्सपेंस, सो दैट टू कैलकुलेट द प्रॉफिट, करेक्ट प्रॉफिट और लॉस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड. उस पीरियड पे अकाउंटिंग पीरियड में क्या लॉस हुआ है क्या प्रॉफिट हुआ है उसको करेक्टली डिफाइन करने के लिए हम रेवेन्यू अर्नर को एक्सपेंसेस से मैच करते हैं. तो दिस वाज ऑल अबाउट द मैचिंग प्रिंसिपल. इसमें हम क्या करते हैं, ये रिलेवेंट नहीं है वेदर द पेमेंट हुई है या नहीं है. अगर किसी भी पर्टिकुलर पीरियड में इनकम हुई है, इट डजंट मैटर हमने पेमेंट किया है या पेमेंट हुई है, अगर इनकम हुई है तो वी विल मैच इट विद द एक्सपेंसेस विद दैट पर्टिकुलर पीरियड.
सो ये मैटर नहीं करता पेमेंट हुई है या नहीं हुई है। सो वी नो दैट एडजस्टमेंट किया जाता है, जितनी भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस है, एक्रूअल इनकम है, अनअर्नड इनकम है, इनकी एडजस्टमेंट की जाती है, जो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर्स में। तो इसकी बेनिफिट क्या है? ट्रू एंड फेयर पोजीशन आती है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, वो ट्रू रहती है, फेयर रहती है, वेदर देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मैचिंग प्रिंसिपल। चलिए जानते हैं अगला प्रिंसिपल, दैट इज ड्युअलिटी। ड्युअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल ये क्या कहता है? ड्युअल मतलब दो, आपको नाम से ही समझ आ जाएगा, आपकी टर्मिनोलॉजी ही ऐसी है, आपको रटने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है? जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है ऑर्गेनाइजेशन में, उसके दो एस्पेक्ट्स है, फॉर डेबिट एंड द क्रेडिट। फॉर एवरी ट्रांजैक्शन, फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट ऑफ द इक्वल अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल क्या है? राम ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, वो नो इट, इसने कोई फंड कंट्रीब्यूट किया टू द ऑर्गेनाइजेशन, कैपिटल ऑफ 1000, यही कैपिटल बनता है, यही फंड जो इसने कंट्रीब्यूट किया है, इसको हम कैपिटल बोलते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ? एसेट इंक्रीज हुई, दैट मीन्स डेबिट हुआ। ऑन द अदर साइड, यही फंड बिजनेस के लिए क्या बना? इट बिकम्स द लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस, क्योंकि हमने पढ़ा है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में ये दोनों अलग है, ओनर अलग है एंड द बिजनेसेस आर अलग। सो फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट। सो जो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन है ये भी होल्ड ट्रू करती है फॉर दिस, फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट। फॉर एग्जांपल, यूर कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल एसेट्स, ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ चुका है, आपके एग्जाम में आने वाला है, आपके एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक रहता है। सो इट ऑल्सो होल्ड्स ट्रू फॉर एवरी डेबिट देयर इज क्रेडिट। आपकी एंटायर जो बुक डबल एंट्री सिस्टम है, दैट इज ऑल बेस्ड ऑन ड्युअलिटी एस्पेक्ट। सो दैट वाज ऑल अबाउट इट। जानते हैं अगली टर्म, दैट इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। ये क्या कहता है? बेसिकली इस बात का जवाब है, जब हम रेवेन्यू अर्न करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें बुक ऑफ अकाउंट्स को कब रिकॉर्ड करते हैं। तो चलिए जानते हैं, रेवेन्यू इज कंसिडर्ड टू अर्न when transaction has been entered into and the obligation to receive the amount has been established. For example, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई चीज सेल की गुड्स एंड द अदर पार्टी हैज, उसकी ऑब्लिगेशन बन गई है टू गिव द मनी टू द ऑर्गेनाइजेशन और द बिजनेस। उस टाइम हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते हैं, दैट रेवेन्यू हो चुका है टू द ऑर्गेनाइजेशन। ये कंसेप्ट कहता है रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना एंड रिसीट ऑफ एन अमाउंट, यार दीज आर बोथ डिफरेंट एस्पेक्ट्स। तो चलिए एग्जांपल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने गुड्स सेल की वेब 20 में, अमाउंट रिसीव हुआ अप्रैल 20 में। सो टेल मी, रेवेन्यू ऑफ द सेल शुड बी रिकॉग्नाइज्ड अगेन। हम कब बोलेंगे कि रेवेन्यू हुआ है ऑर्गेनाइजेशन को? it will be it will be in Feb 20, because it doesn't matter payment हुई है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की या नहीं। now coming to the second example, received advance in Feb 20, सेल हुई है May 20। फॉर एग्जांपल, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को टेंडर मिला है, आप गुड्स बनाइए, उसके लिए आपको एडवांस में पैसे मिले हैं, लेकिन सेल हुई है टू बी मेड इन May 20। अब रेवेन्यू शैल बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। हम कब रिकॉग्नाइज करेंगे कि रेवेन्यू हो चुका है टू द ऑर्गेनाइजेशन? इट विल बी इन May 20। क्यों? बिकॉज ऑफ द रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। हम ये पेमेंट हुई है, रिसीट हुई है अमाउंट, हम इट डजेंट मैटर, उस टाइम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जब भी एंटर होती है एंड द अदर पार्टी, उसके लिए ऑब्लिगेशन बनता है टू गिव द मनी। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस। चलिए जानते हैं आपकी लास्ट टर्म, दैट इज वेरिफाइबल ऑब्जेक्ट कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्या कहता है? ऑब्जेक्टिव मतलब हैविंग सम एविडेंस विद द प्रूफ। ये कहता है दैट अकाउंटिंग शुड बी फ्री फ्रॉम एनी पर्सनल बायसनेस। अकाउंटिंग बिल्कुल ही फ्री होनी चाहिए किसी भी पर्सनल बायसनेस के साथ। विच मीन्स दैट ये कंसेप्ट बोलता है, जितनी भी हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं उनके साथ कोई भी ऐसा सपोर्टिव डॉक्यूमेंट होना चाहिए, सो दैट वी कैन वेरीफाई देम। फॉर एग्जांपल, आपका कैश मेमो, इनवॉइसेस, सेल्स बिल होते हैं, जितनी भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है, सो दैट शुड बी एविडेंस्ड एंड सपोर्टेड बाय द बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, सो दैट द अकाउंटिंग बिकम्स मोर ऑब्जेक्टिव। दैट इज ऑल अबाउट द वेरीफाइबल ऑब्जेक्ट कंसेप्ट। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आई होप आपको मेरी लेक्चर्स अच्छे लगे। अगर लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, हिट द आइकन बटन, ऑल्सो शेयर माय वीडियोस। थैंक यू।